अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पावर हब टेक में आप लोगों को खुशामदीद। हमारे साथ हैं मैं मिस्टर जमाल, जो कि हमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे कि वाटर ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, और जो कि ख़ास तौर पे पावर प्लांट्स में ये बेसिकली हमारे प्लांट पर मॉनिटर कर रहे हैं। बॉयलर की वाटर ट्रीटमेंट और कूलिंग वाटर की ट्रीटमेंट, आरओ प्लांट्स भी इन्हीं के अंडर हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी इनके पास है। तो मिस्टर जमाल, आप ज़रा अपने बताएं, इंट्रोडक्शन दे, वाटर ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, पहले नंबर बताइए, बताएं। जी मंसूर, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट, जो भी पानी हम बॉयलर सिस्टम में फीड कर रहे हैं स्टीम जनरेशन के लिए, तो उसकी हमने ट्रीटमेंट करनी है ताकि वो बॉयलर की हेल्थ और एफिशिएंसी को में कोई रुकावट का बायस ना बने। अब इसकी क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या वजूहत हैं, तो कुछ ऐसे ख़तरात जो बॉयलर को लाहक होते हैं या बॉयलर के लिए जहर कातिल का सबब बनते हैं, तो वो उनमें से एक है स्केल बिल्डअप। स्केल बिल्डअप से मुराद जो भी नमकियात या मिनरल्स वगैरह पानी के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो स्टीम जनरेशन के दौरान, जिस दौरान बॉयलर जो है आपका हीट ट्रांसफ़र करता है और वो पानी अपनी शक्ल चेंज करके स्टीम फॉर्म में जाता है, तो वो नमकियात बाकी रह जाती हैं बॉयलर की ट्यूबों के सरफेस पे, जो कि वो रुकावट बनती हैं हीट ट्रांसफ़र में, यानी हीट को पानी तक पहुंचने में वो रुकावट पैदा करती हैं, और वो उनसे ट्यूबों पे भी स्ट्रेस आता है, ट्यूबों भी डैमेज होती हैं और हमारा फ्यूल लॉस भी होता है। ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये, जैसे कि अगर इसकी इम्पोर्टेंस में आता है कि जैसे कि क्रूजन। बिल्कुल। हाँ। क्रूजन एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड इशू है और एक बहुत लाग होते हैं, उसमें से क्रूजन है, और क्रूजन की बहुत सारी वजूहत होती हैं। क्रूजन कई किस्म की वजूहत की वजह से हो सकता है, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, गैशियस इम्प्योरिटी जिसमें हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसकी वजह से भी हमारा रेट ऑफ क्रूजन बढ़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या करती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कंडेंसेट में, बॉयलर कंडेंसेट में शामिल हो जाए या किसी वजह से बॉयलर फीड वाटर में शामिल हो जाए, तो वो सबसे पहला काम ये करती है, वो जाके पानी की पीएच लो कर देती हैं। पीएच लो मतलब इट मीन के वो एसिडिक साइड में चला गया पानी। ठीक है, बिल्कुल। 7 pH न्यूट्रल होती है और बिलो 7 वो एसिडिक साइड होती है, और वो क्रूजन को बहुत प्रमोट करती है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में आपने जिक्र किया था। जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन एक तरह से एक ट्रिगर है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ट्रिगर है जो आपका वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। क्रूजन बेसिकली आयरन डिजॉल्व होता है पानी में। क्रूजन होता क्या है, क्रूजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जो जिसके नतीजे में आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। तो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर है, वो जाके उस आयरन के साथ रिएक्ट करती है उस खास पॉइंट पे, या वो अटैक करती है वहाँ, क्रूजन स्टार्ट करती है और उस जगह पिटिंग का बायस बनती है, जिसे हम पिटिंग क्रूजन भी कहते हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा, उसके बाद इम्प्योरिटीज़ में ये तो होगी गैशियस, तो इम्प्योरिटीज़ में जैसे कि सॉलिड कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जी, अब हम जैसे कि स्केल फॉर्मेशन और क्रूजन को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले गैसियस इम्प्योरिटी डिस्कस की। अब पानी में कई किस्म की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, भले पानी की जो भी सोर्स हो। एक तो गैसियस इम्प्योरिटी हो गई, दूसरी हमारी सॉल्युबल या हलशुदा इम्प्योरिटी जिसे हम कहते हैं पानी के अंदर। उसमें फॉर एग्जांपल कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया। ये क्या करता है? ये कैल्शियम मैग्नीशियम का एक वाहिद जो हमारा ख़तरा है उससे वो ये है कि वो स्केल बिल्डअप का बायस बनता है। आपका अगर कैल्शियम मैग्नीशियम आपका पानी में वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो वो लाजमी हीट ट्रांसफर के दौरान वो डिपॉजिट आपकी ट्यूब के इंटरनल सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ट्यूब ओवर हीट होने वाली साइड पे जाएगी। ओवर हीट होने वाली साइड पे जाएगी, ट्यूब चोक होने वाली साइड पे जाएगी, ट्यूब रप्चर भी हो सकती है। ठीक। और हीट लॉस तो हो गई होगा। हाँ। अच्छा, और इसके बाद सोल्यूबल में दूसरी चीज़ क्या आती है? सोडियम पोटेशियम हमारे आ जाते हैं, जो कि क्रूजन का बायस बनते हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जस्ट लाइक ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा देते हैं, और वो बायस क्रूजन है। क्लोराइड्स और सल्फेट्स, ये स्पेशली हमारी जो एसएस मेटलर्जी होती है, ये उसके लिए बहुत नुकसान है। क्लोराइड्स अगर ओवर द लिमिट है, तो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो हमारे एसएस मटेरियल को जाके नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ पे रेट ऑफ क्रूजन तेज कर देते हैं। ठीक। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स दरअसल हमारे पानी में के वो जुज़ है जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट होने से मुराद ये है कि वो
पीएच के उतार चढ़ाव की वजह से अब पानी में हल हुए होते हैं, और पीएच के उतार चढ़ाव की वजह से वो पानी की सतह पर आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक चीज पानी के अंदर हल थी, और बॉयलर के अंदर तो आपको मुस्तकिल हीट ट्रांसफर हो रही है, आपका ईंधन जल रहा है। अगर वो दो इसमें चीजें हो गई, इट मीन वो स्केलिंग करेंगे, और अगर वो सरफेस पे अगर तो फोमिंग करेंगे। बिल्कुल, स्केलिंग अगर वो ट्यूबों के दौरान, ट्यूबों के अंदर प्रिसिपिटेट आउट होते हैं हीट ट्रांसफर के नतीजे में, तो वो ट्यूबों की सरफेस पे अटैच हो जाएंगे और चिपक जाएंगे और हीट ट्रांसफर का आउट पैदा करेंगे। और अगर स्टीम ड्रम में पीएच चेंज की वजह से, पीएच के उतार चढ़ाव की वजह से वो प्रिसिपिटेट आउट होते हैं, तो वो स्टीम के साथ कैरी ओवर भी हो सकते हैं, आपकी टरबाइन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुपर हीटर हाइड्रोक्साइड और सिलिका के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, हाइड्रोक्साइड दरअसल अल्कलिनिटी, पानी की अल्कलिनिटी में शुमार होती है। अगर ये जरूरत से ज्यादा है तो एक इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है कॉस्टिक गाउजिंग, ये उसका बायस बनती है। कॉस्टिक इरोजन भी जिसे हम कहते हैं। अगर मतलब हाई पीएच की वजह से जो ये कॉस्टिक एमिट्रेटमेंट होती है, मतलब जो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट जो होती है, अगर ये OH आयन हमारे जरूरत से ज्यादा है तो ये हमारी ये भी बायस, ये इरोजन का बायस बनते हैं, और इसे हम कॉस्टिक गाउजिंग, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं। मतलब ये दो काम करेगी, ये स्केलिंग भी करेगी और फॉर्मिंग भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्केलिंग, आपका स्केलिंग यूं के, अगर स्केलिंग का खतरा इससे यूं है, अगर वैसे तो ये क्रूजन भी करती है, स्केलिंग ये यूं करेगी, अगर ये जरूरत से ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी पीएच हायर साइड पर है, और हायर साइड पर आपके, हायर साइड जब पीएच हायर साइड पे होती है तो आपके सारे मिनरल्स प्रेसिपिटेट आउट होते हैं पानी से। वो कुछ भी कर सकते हैं, या तो फोमिंग कर सकते हैं, या वो उस बॉयलर के उस हिस्से पे डिपेंड करता है कि ये अमल कहाँ हुआ है। अगर ड्रम में हुआ है तो फोमिंग करेंगे, अगर ये ट्यूब के अंदर हुआ है तो ये वहाँ पे स्केलिंग करेंगे। अच्छा, सिलिका के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिलिका एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। सिलिका की दो टाइप्स हैं, कोलाइडल और रिएक्टिव। कोलाइडल सिलिका तो हमारी प्री ट्रीटमेंट, वाटर प्री ट्रीटमेंट, RO के दौरान निकाली जा सकती है। रिएक्टिव सिलिका चूंकि एक किस तरह से आयनिक फॉर्म में होती है तो पानी के साथ ट्रैवल करती है, और अगर ये ड्रम में कैरी ओवर हो गई स्टीम के साथ तो ये डायरेक्ट टरबाइन के ब्लेड्स को हिट करती है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। और ये स्केलिंग भी करती है सिलिका भी? सिलिका बिल्कुल, जब एक तरह से बॉयलर की ट्यूब्स में तो उसका खैर इतना इशू नहीं है। सुपर हीटर्स में, सुपर हीटर बिल्कुल, चूंकि सुपर हीटर में आपका स्टीम के साथ ही कैरी ओवर करेगी, कैरी ओवर करती है, एक अल्ट्रा क्रिटिकल स्पीड होती है स्टीम की, और जब वो टरबाइन की तरफ स्टीम ट्रैवल कर रही होती है तो उसकी एक बहुत हाई स्पीड होती है। तो ये सुपर हीटर, और जहाँ जहाँ ये हिट करेगी तो उस जगह कोई नुकसान, पिटिंग भी कर सकती है, डिपोजिशन भी कर सकती है वहाँ पे। ठीक, जैसे कि सिलिका के इशू आते हैं टरबाइन के कंट्रोल वाल्व वगैरह के ऊपर, सीटों पे जम जाता है। बिल्कुल, ये डिपॉजिट और इसी तरह ये ब्लेड्स पे या टरबाइन की जो प्रेशर नोजल्स है उनके ऊपर भी। बिल्कुल, ये अपनी हाई स्पीड की वजह से बहुत खतरनाक है। जी, जैसे कि इम्प्योरिटीज़ में अभी इनसोल्यूबल और नॉन आयोनिक चीज़ें भी होती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड हो गए और सिल्ट हो गई। जी मंसूर, जैसे कि इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है, इनसॉल्युबल यानी गैर हलशुदा। अब इसमें बेसिकली जो भी हमारी सिल्ट या मड पानी के अंदर मौजूद होती है, अब हम चूँकि इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ से आती है, लेकिन ये सोर्स वाटर में या पानी में किसी भी तरह से सिल्ट, जिसे हम गदलापन भी कहते हैं, या मड वगैरह अगर ट्रैवल करके वो पहुँचती है तो वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है, और वो एक जाके बॉयलर की ट्यूबों में फाउलिंग का बाइस बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा कि एक चीज़ होती है स्केल बिल्डअप, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, और एक चीज़ है फाउलिंग। बस दोनों का काम एक है, दोनों की वजह से होने वाले नुकसानात एक जैसे हैं, बस फ़र्क ये है कि स्केल बिल्डअप होता है उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो सॉल्युबल हैं, पानी के अंदर हलशुदा हैं, और फाउलिंग उन चीज़ों की वजह से होती है। फाउलिंग का बाइस वो चीज़ें बनती हैं जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड हैं, जो मिट्टी या उन चीज़ों की फॉर्म में होती है जो पानी में हल नहीं होती लेकिन पानी में मौजूद होती हैं। ठीक। अच्छा, ओदर्स में जैसे कि ऑयल और ऑर्गेनिक चीज़ें रह गई हैं। जी, अब ये मुख्तलिफ प्रोसेस पे डिपेंड करता है। बॉयलर एक बहुत ही हाई डिमांडिंग इक्विपमेंट है। स्टीम जनरेशन हर फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी भी वजह से कोई पिगमेंट्स, ऑयल, सस्पेंशन वगैरह पानी में, बॉयलर वाटर में मिक्स हो जाते हैं। अब चूंकि वो ऑयल, आपको पता है हम सबको, हमारा रोज़ अपने घरों में भी ये मुशाहिदा है कि ऑयल पानी के अंदर मिक्स नहीं होता।
अब बॉयलर वाटर में कहीं से भी पानी का मिलाप हो जाता है, पानी चले जाता है, तो अब वो पानी में मिक्स तो होगा नहीं, तो वो कैरी ओवर या फोमिंग की फॉर्म में हमारा स्टीम के साथ ट्रैवल कर सकता है और स्टीम ड्रम के अंदर वो अपनी लेयर बना सकता है और सुपर हीटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक। अच्छा, तो अभी हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो को ज़रा करते हैं क्लोज़, और बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमने मतलब कैसे कंट्रोल करना है स्केलिंग को, ठीक है, प्रोविजन को, उसके बाद प्राइमिंग और फॉर्मिंग को, और इसी तरह आ गया मतलब बॉयलर की लाइफ हम कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए इंजीनियर्स, आप लोग भी इंजीनियर्स हैं हमारे लिए, और बेसिकली हैं आप इंजीनियर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मुझे मोटिवेशनल चीज़ याद आती है कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब रहकर मर जाना सबसे बड़ा जुर्म है। तो दुनिया में आए हो, सीखो, कोशिश करो, अपने आप को ग्रूम करो और आगे निकलने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ होंगे मिस्टर जमाल दोबारा हाजिर। और इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट वीडियो में वाटर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे प्री ट्रीटमेंट करेंगे पानी की, ठीक है, और कैसे इन चीज़ों को काबू करेंगे जिसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट को नुकसान हो रहा है। तो शुक्रिया दोस्तों, अपने चैनल का बहुत बहुत ख्याल रखना, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, लाइक करें, और अपने सवालात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।